हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स का रैपिड रिवीजन। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फुल मार्क्स आपके पक्का है। और हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी के सबसे ज़्यादा प्रीमियम नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनसे ज़्यादा प्रीमियम नोट्स आपको पूरे इंटरनेट पर, ह्यूमैनिटीज़ के कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। शॉर्ट हैं लेकिन इसके बाद भी कुछ भी इंपॉर्टेंट इनमें स्किप नहीं करा गया है। मतलब इनसे अगर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए सीधा इस चैप्टर को चालू करते हैं। 1980s में 1990s में हमें 5 बहुत मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिले। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपसे बनना चाहिए। और इनका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हमें इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिला। वो क्या है? नंबर 1, 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस की डिफीट हो गई, सिर्फ 197 सीट्स इनको मिली और इसके बाद कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया। 1984 में इन्होंने 415 सीट्स जीती थी, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस हमें देखने को मिला था। फिर मंडल इशू, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक नेशनल पॉलिटिक्स में सामने आया, एक बड़ा इशू बनकर। मेन बात यही थी कि भाई ओबीसी वालों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो सपोर्टर्स भी थे और अपोनेंट्स भी थे जो इसको अपोज कर रहे थे और इसे नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने 1990 में इंप्लीमेंट करा था। फिर तीसरे नंबर पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं, राजीव गांधी ने इसे स्टार्ट करा था और 1991 के बाद ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया था। एक बड़ा इसका इम्पैक्ट था। फिर जो बहुत पहले से हमारा राम जन्मभूमि वाला टेम्पल डिस्प्यूट चल रहा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। ये सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सवाल था। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई राम मंदिर बनाया जाएगा। अब तो बन चुका है, आप सभी को पता होगा। तो ये फोर्थ है, इसके बारे में भी आगे अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आखिरी में राजीव गांधी जी को मार दिया गया, इनकी हत्या हमें देखने को मिली श्रीलंकन तमिल के द्वारा। LTT ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मई 1991 में, जब ये तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। फिर इसके बाद मिड टर्म इलेक्शन हुए 1991 में, जिसमें कांग्रेस सिंगल पार्टी बनकर आई, लार्जेस्ट उसमें, और नरसिम्हा राव PM बने। अब एरा ऑफ कोलिजन हमें देखने को मिला। 1989 के इलेक्शन में ना कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको मेजॉरिटी मिली हो। तो हंग पार्लियामेंट, मतलब ऐसी पार्लियामेंट जहां पर किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती अकेले, ठीक है। 1989 से ये हमें देखने को मिला। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं के पास सीट्स थी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अपोजिशन में बैठेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे। नेशनल फ्रंट 1989 में अलायंस था भाई, जनता दल का, रीजनल पार्टीज भी इसमें थी और इसे बीजेपी का और लेफ्ट फ्रंट का सपोर्ट भी था। इन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करा लेकिन सपोर्ट करा था, तो इनका सपोर्ट हमें देखने को मिला। तो एक पूरा हमें देखने को मिला एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब कोई अकेले पार्टी नहीं थी, अलग अलग पार्टीज कोलिजन बनाकर गवर्नमेंट बना रही थी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ये 1989 से 2014 तक हमें देखने को मिला बहुत। उसमें 2014 और 2019 में फिर आपको पता है बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली, मोदी जी की गवर्नमेंट बनी। लेकिन फिर भी इनने बोला हम कोलिजन गवर्नमेंट, जो बीजेपी का कोलिजन है NDA, कांग्रेस का UPA, तो इनने बोला कि हम NDA की गवर्नमेंट ही बनाएंगे। हालांकि दोनों इलेक्शन में बीजेपी के पास खुद की मेजॉरिटी भी थी। फिर 1996 में हमें यूनाइटेड फ्रंट देखने को मिली। 89 में नेशनल फ्रंट, 1996 में यूनाइटेड फ्रंट। ये अलायंस था जनता दल का, रीजनल पार्टी का, और इन्हें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट भी मिला था। अब ऊपर आप नोटिस करेंगे, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, आगे भी हम देखेंगे, वो पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजीज एकदम डिफरेंट है वो भी साथ में आ रही थी, क्योंकि उन्हें पावर में आना था, गवर्नमेंट फॉर्म करना था। तो ये यूनाइटेड फ्रंट का हुआ। तो कुल मिलाकर ये क्लियर हो गया था कि 1990s में हमारा जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था और पार्टीज पूरी ट्राई कर रही थी कि खुद पावर में आए और अपने अपोजिशन वालों को पावर में ना आने दे। 1996 के इलेक्शन में बीजेपी इमर्ज हुई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, है ना, सबसे ज्यादा पार्टी, लेकिन मेजॉरिटी इनके पास भी नहीं थी। और बात यही थी कि जो बाकी पार्टीज थी वो नहीं चाह रही थी कि ये गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक हमें बीजेपी की कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिली, NDA UPA का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और PM थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो बहुत शॉर्ट टर्म की ये गवर्नमेंट थी। फिर अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक फिर से NDA गवर्नमेंट देखने को मिली, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर लोकसभा इलेक्शन 2004 की बात करते हैं तो 14th लोकसभा ये इलेक्शन था।
एनडीए हार गई, यूपीए जीत गई, तो पार्शियल रिवाइवल आप बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि कितने इनको सीट्स मिले थे 145, तो मेजॉरिटी इनके पास भी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिवाइवल हुआ। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर 2009 में 15 लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसमें कांग्रेस की कितनी सीट हुई 206, मतलब सीट्स इंक्रीज हो गई। मनमोहन सिंह वापस से प्राइम मिनिस्टर बने और इनकी सीट्स बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी अभी नहीं थी, तो यूपीए की सरकार बनी। फिर इसके बाद बीजेपी ने बोला कि उस समय के जो गुजरात के सीएम है नरेंद्र मोदी, इन्हें हम खड़ा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में, यही पीएम बनेंगे, है ना, सितंबर 2013 में। फिर लोकसभा इलेक्शन हुए 2014 में, 16 जनरल इलेक्शन। बीजेपी को कितनी सीट्स मिली 282 सीट्स, मतलब साफ साफ मेजॉरिटी। लेकिन इसके बाद भी इनने एनडीए गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट अपनी फॉर्म करी और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर 2019 इलेक्शन की बात करते हैं, 17 जनरल इलेक्शन, इसमें बीजेपी को कितनी सीट्स मिली 303 सीट्स, क्लियर मेजॉरिटी, और नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बन गए। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने क्या बोला, कोलिजन गवर्नमेंट बनाएंगे, तो मतलब एक्टिव रोल हमें देखने को मिला रीजनल पार्टीज का। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास खुद की मेजॉरिटी तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली, उन्होंने पूरी एनडीए गवर्नमेंट को मिलाकर अपनी सरकार बनाई। तो 2014 के बाद ये चीज खत्म हुई, मतलब इससे पहले तो कोलिजन पर कोलिजन आ रहे थे, इसके बाद फिर हमें सीधे सीधे बीजेपी की मेजॉरिटी देखने को मिली सीधे सीधे 2 इलेक्शन में। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है प्रोवर्बियल वाटरशेड मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एकदम टर्निंग पॉइंट है जाना, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिक्स में। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट की, ओबीसीज की हम बात कर लेते हैं। ये वो कम्युनिटीज हैं जो एससी एसटी में नहीं आती, इसके अलावा है, लेकिन ये भी एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस को झेलते हैं ना, इन्हें भी प्रॉब्लम हुई है। तो भाई जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, एसएसपी, ये इन चीज़ों की बात करती हैं और इनका सपोर्ट भी इन पार्टीज को मिलता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है मंडल कमीशन। हम हमारे सैंपल पेपर्स में आंसर शीट भी चेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे गलत लिखते हैं, तो बहुत अच्छे से सुनना, आगे एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो मंडल कमीशन को अपॉइंट करा जनता गवर्नमेंट ने, जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी 1978 में, और बोला गया भाई देखिए कि हम ओबीसीज की कैसे वो कर सकते हैं, ओबीसीज की हम कैसे कंडीशन इंप्रूव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे ऑफिशियली हम क्या बोलते हैं, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। चेयरपर्सन थे बीपी मंडल, इसलिए इसका नाम भी पड़ा मंडल कमीशन, याद रखिए। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, लेकिन जब तक तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट जा चुकी थी, है ना, गिर चुकी थी वो। अब बैकवर्ड क्लासेस को इन्होंने बोला कि हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए बैकवर्ड कास्ट के रूप में, बहुत पिछड़े हुए हैं ये, इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है, इन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फेस करा हुआ है। एजुकेशन गवर्नमेंट, इसमें इनका बहुत कम हमें प्रेजेंस देखने को मिलता है, इसलिए बात करी गई कि 27% रिजर्वेशन हमें देना चाहिए एजुकेशन जॉब्स दोनों में। आप देखते हैं आज भी रिजर्वेशन मिलता है। और इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स की बात भी करी गई, इनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट में लिख दीजिए बेस्ट वीडियो, इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा, वैसे यूट्यूब बहुत कम पुश करता है। अब मंडल इंप्लीमेंटेड इन 1990 में ये इंप्लीमेंट हुआ। अगस्त 1990 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम मंडल कमीशन की एक जो रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और वो क्या थी, रिजर्वेशन ओबीसी का। कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। आप कभी भी एग्जाम वगैरह देते हैं तो रिजर्वेशन रहता है, जॉब्स में रिजर्वेशन रहता है, हम सबको ये चीज़ मालूम है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में ना बहुत एजिटेशन वायलेंस देखने को मिला, हर कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लोगों ने बोला ये चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इंदिरा सानी केस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक पेटिशनर के नाम पर ये नाम आ गया। इन्हें सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज करा कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला इकोनॉमिकल बेसिस पे कर लीजिए, लेकिन ऐसे सीधा सीधा सीट्स वगैरह रिजर्वेशन सही नहीं है। नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं रिजर्वेशन होगा, गवर्नमेंट ने सही स्टेप लिया हुआ है। इसके बाद से हर एक पार्टी ओबीसी के रिजर्वेशन को सपोर्ट करती है और पूरी कोशिश करती है, पॉलिसीज वगैरह बनाती है कि इनका एजुकेशन जॉब वगैरह में थोड़ा वेलफेयर हो सके। तो मंडल इशू क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ओबीसी रिजर्वेशन को जो सपोर्ट करते हैं, जो लोग अपोज करते हैं, उनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसे हम मंडल इशू बोलते हैं। 1980s में हमें दलित्स का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी ऊपर बढ़ता हुआ ग्रोथ की तरफ देखने को मिला। वो क्या है सुन लेते हैं। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, याद रखिए ये फॉर्म हुआ 1978 में, शॉर्ट फॉर्म BAMCEF।
ये एक ट्रेड यूनियन बस नहीं था, इसने स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया था बहुजन के लिए कि भाई SC ST OBC माइनॉरिटीज इनका वेलफेयर वगैरह होना चाहिए। फिर हमें फॉर्मेशन देखने को मिला दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का, याद रखिएगा। फिर बहुजन समाज पार्टी 1984 में कांशीराम इसके लीडर, याद रखिएगा। इन्होंने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाई, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तो उस बदलाव को इन्होंने एक्सेप्ट करा और इन्होंने बहुजन माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करा, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद जो दलित वोटर्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं का है। 1989-1991 इलेक्शन में इन्हें यूपी में ब्रेक थ्रू भी मिला, मतलब यूपी में इनकी एंट्री हो गई, मतलब एक टर्निंग पॉइंट इनके लिए आया, बहुत सपोर्ट इनको मिला। और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे इनका अब ग्रोथ हुआ है और यहीं पर ये मेनली हमें एक्टिव देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। जनता पार्टी का जब फॉल हुआ उसके बाद जो भारतीय जनसंघ के सपोर्टर थे उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी फॉर्म करी। बीजेपी ने किस चीज़ को अपनाया? गांधीयन सोशलिज्म को अपनाया, कल्चरल नेशनलिज्म को अपनाया। इन्हें 1984 के इलेक्शन में इतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन 1986 के बाद इन्होंने चालू करा एम्फेसाइज करना किस चीज़ को? नेशनलिज्म को। इसको अपनी ने कोर आइडियोलॉजी बनाया, मतलब इन्होंने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को भी अपनाया जिससे ये लोगों को इकट्ठा कर सके, मोबिलाइजेशन कर सकें। अब क्या है भाई आइडियोलॉजी हिंदुत्व की, उसकी बात कर लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसको पॉपुलर करा था और इन्होंने बोला था इंडियन नेशनहुड का यही बेसिस है, मतलब कि भाई हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया हमारा पितृभू मतलब फादरलैंड भी है और होली लैंड मतलब पुण्य भू भी है। और इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशनल कल्चर होना चाहिए, मतलब जो अलग अलग कल्चर है ना उसको सपोर्ट नहीं करते। इनका कहना है भारत का एक कल्चर होना चाहिए और हिंदुत्व इंडिया का केस में वो कल्चर बन सकता है। तो ये हिंदुत्व के कल्चर को प्रेस करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। अब दो डेवलपमेंट हमें 1990s में देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बीजेपी के पॉलिटिक्स में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। पहला है शाह बानो केस 1985 का, इसे अच्छे सुनिए। एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम विमेन थी शाह बानो, जिन्होंने अपने एक्स हस्बैंड, मतलब इनका डिवोर्स हो चुका है, इन्होंने उनसे मेंटेनेंस मांगा तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के फेवर में डिसीजन लिया कि हाँ भाई मेंटेनेंस वगैरह देना चाहिए, लेकिन ये सख्त खिलाफ था जो मुस्लिम लोगों के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं उससे। तो जो ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टरवादी पुरानी सोच वाले मुस्लिम हैं उनको सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट ने क्या पास करा? मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 में, जिसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि हाँ थोड़े समय के लिए आप मेंटेनेंस दे सकते हैं लेकिन पूरे समय के लिए देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो नलीफाई हो गया, मतलब वो खराब हो गया, उसका कोई सेंस नहीं बचा। तो लोगों का ये कहना था कि भाई आपने ये करा सिर्फ कुछ लोगों का दिल जीतने के लिए, मतलब वो लोग वाद विवाद ना करें, मुस्लिम लोगों के बीच में दंगे फसाद ना हो जाए, आपके वोट्स कम ना हो जाए, इसलिए आपने ये सब करा। तो इसे विमेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, मुस्लिम रिफॉर्म करने वाले जो भी ग्रुप होते हैं, बीजेपी हो गए, इन्होंने बहुत अपोज करा। इन्होंने बोला ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो उस समय राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो उनके इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया था, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, तो बीजेपी ने इसको अपना मेन मुद्दा बनाया। ठीक है, इसके बाद अयोध्या का डिस्प्यूट, आप सबको पता है कि भाई एक बहुत डीपली रूटेड, एक बहुत पुराना डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है कि भाई श्री राम की बर्थ प्लेस को लेकर डिस्प्यूट था, जो हमारे एक वन ऑफ द होलीस्ट प्लेसेस में से है अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो 1528 मतलब 500 साल पहले ये डिस्प्यूट चालू हुआ था। राम मंदिर को डिस्ट्रॉय करा गया और उसके बदले 3 डोम स्ट्रक्चर को बनाया गया था। इसके बाद जब वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च वगैरह करी गई, वहाँ पर जाके सब कुछ देखा गया, तो ये चीज़ सामने आई कि हिंदू सिंबल्स वगैरह भी हैं वहाँ पर। सब कुछ क्लियर हुआ कि मंदिर को तोड़कर ही वहाँ पर ये 3 डोम स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक है, तो मतलब पहले यहाँ पर राम मंदिर एग्जिस्ट करता था। दिसंबर 1992 में फिर क्या हुआ, ये जो 3 डोम स्ट्रक्चर है ना, इसे कार्य सेवक्स ने अयोध्या में डिमोलिश कर दिया, इसको तोड़ दिया। इसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। फिर 9 नवंबर 29 को 5-0 मतलब 5 जजेस का जो पैनल था उसमें से सबका डिसीजन यही आया कि हमें राम मंदिर वहाँ पर बनाना चाहिए। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच थी जिसने इसको सॉल्व करा। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया था। तो डिसीजन क्या है? यही कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, और ये काम किसे सौंपा गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। और इसके बाद एक दूसरा एरिया अलॉट करा गया मॉस्क के कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये किसको दिया गया? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, कि आप लोग भाई यहाँ पर अपना बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने, ज़्यादातर कम्युनिटीज़ ने इस डिसीजन को सपोर्ट करा, सेलिब्रेट करा। और इसके बाद हमें समझ में आया कि अगर डेमोक्रेसी है तो बड़े से बड़े डिस्प्यूट को हम आराम से ठीक कर सकते हैं। तो बीजेपी ने राम मंदिर को भी अपना एक सेंट्रल मुद्दा बनाया था और इसे पूरा भी करा। फिर इसके बाद आखिरी टॉपिक
कुछ ब्रॉड अग्रीमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी अग्री करती है। पहला यह है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सब पार्टीज का कहना है कि हमें अपने नेशन को प्रॉस्पर करना है और आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट वगैरह करना है। दूसरा है जो क्लेम्स थे हमारे ओबीसीज के, उस पर भी सब पार्टी अग्री करती है कि भाई एजुकेशन हो, जॉब्स हो, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, वेलफेयर हमें करना पड़ेगा। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज। अब हम स्टेट लेवल पार्टीज को भी वैल्यू करते हैं, उनके अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल लेवल पर, है ना। तो नेशनल लेवल पर भी वो पावर शेयर करते हैं, उनका एक बड़ा रोल है, क्योंकि कोलिजन वगैरह की गवर्नमेंट भी अब हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस। अब प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है भाई, सेंसिबल रियलिस्टिक वेज में चीज़ों से डील करना। मतलब पहले रहता था कि हमारी तो यही आइडियोलॉजी है, हम इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन अब पार्टीज क्या करती हैं, जो सिचुएशन के सबसे सही लगता है वो एक्शन लेते हैं। तो सिर्फ आइडियोलॉजीज पर फोकस नहीं करते, और इसलिए हमें बहुत सारी पार्टीज का कोलिजन देखने को मिलता है जो एकदम डिफरेंट है। जैसे एनडीए में जो ज़्यादातर पार्टीज हैं वो बीजेपी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी साथ में आके गवर्नमेंट बनाते हैं जिससे वो पावर में रह सकें, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। तो भाई इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो लंबे समय तक रहने वाली है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस चैप्टर से सीखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कॉमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, आगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। प्रीमियम नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।